आइए सुनते हैं ओ हेनरी की लिखी कहानी आखिरी पत्ता, मेरी यानी प्रीति शुक्ला की आवाज़ में। वाशिंगटन स्क्वायर के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती में छोटी छोटी घुमावदार गलियां थीं। ये गलियां ऐसी थीं कि नया आदमी तो इनमें एक बार चक्कर ही खा जाए। प्रत्येक गली में अजीब तरह के मोड़ थे। इसी बस्ती में एक मोहल्ले में कलाकार लोग रहते थे। इसी मोहल्ले की एक तिमंजिली इमारत में सबसे ऊपर सू तथा झांसी नाम का स्टूडियो था। सू मेन राज्य की तथा झांसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। एक दिन अचानक वे दोनों होटल में मिली थीं। उनकी कला से संबंधित तथा अन्य रुचियां बहुत मिलती जुलती थीं। जल्दी ही वे आपस में काफ़ी घुल मिल गई थीं और एक दिन उन दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया। वह मई का महीना था। नवंबर के महीने में उस मोहल्ले में निमोनिया बहुत तेज़ी से फैल गया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में लोग निमोनिया से पीड़ित होने लगे। पूर्वी इलाके में इस निमोनिया का बहुत जोर था। बहुत सावधानी बरतने के बावजूद झांसी भी निमोनिया की लपेट में आ गई। फेफड़ों में बलगम जम जाने से वह इतनी अधिक कमज़ोर हो गई कि उसके लिए बिस्तर से हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। वह अपने बिस्तर पर लेटी लेटी छोटी सी खिड़की से बाहर देखती रहती। हालांकि एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, पर उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। एक दिन सुबह डॉक्टर ने सू को बुलाकर कहा, झांसी के बचने की उम्मीद मुश्किल से 10% है, और वह भी तब जबकि वह जीने की इच्छा रखे। अगर वह हिम्मत हार गई तो उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर रह जाएगी। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीमार होकर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि वे मौत के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। उनके मन की इस स्थिति के कारण ही दवाइयों का भी उन पर बहुत कम असर होता है। तुम्हारी सहेली के मन में भी यह बात बैठ गई है कि वह अब कभी भी ठीक नहीं होगी और उसकी मृत्यु निकट ही है। क्या उसके दिमाग में कोई और बात भी है? हाँ, कुछ दिन पहले वह नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी, सू ने बताया। चित्र? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। क्या इसके अलावा भी उसके दिमाग में कोई बात है? जैसे वह क्या किसी पुरुष को चाहती है, किसी पुरुष से लगाव? नहीं, सू ने थोड़े गुस्से में उत्तर दिया। नहीं डॉक्टर, उसके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर तो यह केवल कमजोरी है, डॉक्टर ने कहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, पर जब मरीज अपनी मृत्यु की घड़ियाँ गिनना शुरू कर देता है तो दवाई का असर वैसे ही कम हो जाता है। तुम उससे तरह तरह की बातें करके उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करो। अगर तुम उसका मनोबल बढ़ा दोगी तो मैं वादा करता हूँ कि उसके बचने की उम्मीद बजाय 10 के 20% हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक रोती रही। थोड़ी देर बाद वह उठी, उसने अपना मुंह धोया, फिर वह अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर मुंह से सीटी बजाती हुई झांसी के कमरे में गई। झांसी चादर ओढ़कर खिड़की की ओर मुंह किए लेटी थी। सू ने सोचा कि झांसी सो रही है, इसलिए उसने सीटी बजाना बंद कर दिया। फिर उसने अपने ड्राइंग बोर्ड पर कागज़ लगाकर एक पत्रिका की कहानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। सू चित्र बनाने में मगन थी। अचानक धीमी धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह आवाज़ कई बार हुई। वह उठकर तेज़ी से झांसी के पलंग के पास गई। उसने देखा कि झांसी की आंखें खुली हुई हैं। वह लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी। 12। थोड़ी देर बाद झांसी ने कहा, 11, 10, 9, 8, 7। उसने लगभग एक साथ कहा। सू ने बड़ी बेचैनी से खिड़की के बाहर देखा। वह जानना चाहती थी कि आखिर झांसी इस तरह गिनती क्यों कर रही है। बाहर केवल सुनसान बरामदा था।
और ईंट की दीवार पर अंगूर की एक अध सूखी बेल थी। उसकी जड़ें सूख चुकी थीं। पतझड़ के कारण उसके लगभग सारे पत्ते झड़ चुके थे। एक दो शाखाओं पर कुछ पत्ते बचे थे, बाकी बिना पत्तों के ही शाखाएं दिखाई दे रही थीं। सू ने पूछा, यह क्या कर रही हो? छः। जानसी ने उसकी बात की ओर ध्यान न देते हुए फुसफुसाते हुए कहा, अब वे जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 दिन पहले ये 100 थे। गिनती करते करते मेरे सिर में दर्द भी हो गया था, पर अब गिनती करना आसान है। लो, छठा भी गिर गया। अब केवल 5 रह गए हैं। 5 क्या? तुम क्या गिन रही हो, बताओ तो सही। अंगूर की बेल के पत्ते। जब इस अंगूर की बेल का आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। मुझे 3 दिन से मालूम है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? ओह, मैंने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें पहले कभी नहीं सुनी। सू ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा, अंगूर की इस पुरानी बेल के पत्तों के गिरने से तुम्हारे ठीक होने या ना होने का भला क्या संबंध हो सकता है? तुम अंगूर की इस बेल को बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें आ रही हैं। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज सुबह डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अब तुम्हारे ठीक होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। अब तुम थोड़ा सा शोरबा पीने की कोशिश करो तथा मुझे चित्र बना लेने दो, ताकि मैं यह चित्र पत्रिका के संपादक को दे आऊँ और कुछ रकम पा सकूँ। उस रकम से मैं तुम्हारे लिए दवा और अपने लिए खाने की कुछ चीज़ें खरीद कर लाऊंगी। जानसी की नज़रें अभी भी खिड़की के बाहर अंगूर की बेल पर जमी हुई थीं। उसने कहा, तुम्हें और दवा लाने की ज़रूरत नहीं। अंगूर की बेल पर से एक पत्ता और गिर गया। अब केवल 4 पत्ते बाकी रह गए हैं। अब मुझे शोरबा पीने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो अंधेरा होने से पहले मैं इस बेल के आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि उसके गिरते ही मैं भी मर जाऊँ। सू ने उसके ऊपर झुकते हुए प्यार से कहा, मेरी प्रिय जानसी, तुम मेरी खातिर तब तक ना अपनी आंखें बंद करो जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेती, और तब तक तुम खिड़की से बाहर भी नहीं देखोगी। मुझे यह चित्र बनाकर कल तक ज़रूर दे देना है। मैं अंधेरा होने से पहले ही इसे पूरा कर लेना चाहती हूँ। जानसी ने बहुत शांत भाव से पूछा, क्या तुम इसे दूसरे कमरे में नहीं बना सकती? नहीं, मैं इसी कमरे में तुम्हारे पास बैठ कर इसे बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि खिड़की के बाहर लगी अंगूर की बेल को देखो। छत की तरफ देखते हुए जानसी ने कहा, अच्छा, जब तुम इस चित्र को बना लो तो मुझे बता देना। जानसी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वह चेतनाहीन सी बिस्तर पर लेटी थी। उसने कहा, मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ, सोचते सोचते ऊब गई हूँ। मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। अब मैं हर चीज़ से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं भी उस बेचारे आखिरी पत्ते की तरह इस दुनिया से विदा हो जाना चाहती हूँ। प्रिय जानसी, बेकार की बातें छोड़ो और सोने की कोशिश करो। मैं नीचे से बाहर मन को बुलाने जा रही हूँ। मुझे उसे अपने चित्र का मॉडल बनाना है। जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम अपनी जगह से मत हिलना। बाहर मन भी एक चित्रकार था। उसकी उम्र 60 से अधिक हो गई थी। वह जानसी और सू वाले मकान में ही सबसे नीचे की मंजिल पर रहता था। उसकी माइकल एंजेलो जैसी लहरिएदार दाढ़ी थी। वह कला के क्षेत्र में असफल रहा था। 40 बरस तक वह अपना ब्रश चलाने की कोशिश करता रहा। वह सदा एक अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था, परंतु उसने कभी इसकी शुरुआत ही नहीं की। वह केवल विज्ञापनों आदि के लिए ही चित्र बनाता रहा। इसके अलावा मोहल्ले के युवा कलाकारों के लिए वह मॉडल का भी काम करता था। वह शराब बहुत पीता था और अब भी उस अनोखी कलाकृति को बनाने की बात किया करता था, जिसे वह इतने वर्षों से नहीं बना पाया था। वह गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था, बहुत विनम्र लोगों का भी मजाक उड़ाता था। वह अपने आप को सू और जानसी का संरक्षक समझता था। सू जब बहरमन की कोठरी में घुसी तो उसने देखा बहरमन एक और बैठा है। उसकी कोठरी में मंद मंद रोशनी हो रही थी। कोठरी के एक कोने में स्टैंड रखा था जिस पर खाली कैनवास लगा था। वह कैनवास 25 वर्षों से ऐसे ही उस कोने में रखे स्टैंड पर लगा था। बहरमन उस पर अपनी अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था।
सू ने बहरमन को अपने चित्र का मॉडल बनने के अलावा झांसी के मन में बैठे वहम के बारे में बताया और यह भी बताया कि वह स्वयं भी पत्ते की भांति हल्की और कमज़ोर होती जा रही है और अगर उसकी यही हालत रही तो जल्द ही इस दुनिया से चली जाएगी। बूढ़े बहरमन ने जब यह बात सुना तो वह गुस्से से चिल्लाया, क्या संसार में ऐसे लोग भी हैं जो मरने की मूर्खतापूर्ण बात इसलिए सोचते हैं क्योंकि अंगूर की बेल से पत्ते गिर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। तुम उसके दिमाग में ऐसी बातें आने ही क्यों देती हो? सू ने कहा, वह बहुत बीमार है तथा कमज़ोर भी हो गई है। बीमारी की वजह से उसके दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें आने लगी हैं। तुम भी अन्य साधारण महिलाओं जैसी ही हो, इसीलिए तुम झांसी के दिमाग से इतनी सी भी बात नहीं निकाल सकी। बहरमन चिल्लाया, चलो मैं देखता हूँ। मेरे होते हुए झांसी ज़्यादा दिन तक बीमार नहीं रह सकती। वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। तब किसी दिन मैं एक अनोखी कलाकृति बनाऊंगा, फिर हम सब मज़े से रहेंगे। जब वे दोनों ऊपर झांसी के कमरे में गए तो झांसी सो रही थी। सू ने खिड़की का पर्दा गिरा दिया था तथा बहरमन और वह दूसरे कमरे में चले गए। वहाँ से उन्होंने भयभीत नज़रों से अंगूर की बेल की ओर देखा। फिर उन्होंने बिना कुछ बोले ही एक दूसरे की तरफ देखा। बाहर ज़ोर ज़ोर से बर्फीली हवाएं चल रही थीं और तेज़ बारिश हो रही थी। बहरमन अपनी नीली कमीज पहने हुए पोज बनाकर बैठ गया। सू उसे देखकर चित्र बनाने लगी। चित्र पूरा होने के बाद बहरमन चला गया। अगली सुबह जब सू सोकर उठी तो उसने पाया झांसी की आंखें खुली हुई थीं। वह लगातार खिड़की पर लगे हरे पर्दे की ओर देखे जा रही थी। इसे हटा दो, मैं बाहर देखना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन आज्ञा भरे स्वर में सू से कहा। सू ने खिड़की का पर्दा हटा दिया। मूसलाधार बारिश और तेज हवा के बावजूद अंगूर की बेल पर एक पत्ता अभी भी लगा हुआ था। वह बेल दीवार के साथ चिपकी थी। बेल का वह आखिरी पत्ता था। वह टहनी के साथ चिपका हुआ था। उसका रंग गहरा हरा था, पर उसके किनारे पीले होकर थोड़े मुड़े हुए थे। वह जमीन से लगभग 25 फीट की ऊंचाई पर अब भी बेल में लगा हुआ था। झांसी ने कहा, यह आखिरी पत्ता है। मैंने सोचा था कि रात भर में यह जरूर गिर गया होगा। खिड़की बंद होने के बावजूद मुझे तेज हवा के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। यह कल नहीं गिरा तो क्या हुआ? आज तो यह जरूर गिर जाएगा और जैसे ही यह गिरेगा मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूँगी। सू ने अपना चेहरा तकिए पर रगड़ते हुए कहा, मेरी प्रिय झांसी, तुम अपनी नहीं तो कम से कम मेरी तो सोचो। तुम नहीं रहोगी तो मैं अकेले कैसे ज़िंदगी बिताऊंगी? लेकिन झांसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उस पर मित्रता के बंधन की अपेक्षा वहम का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। पूरा दिन गुजर गया। शाम होने तक भी वह एकमात्र पत्ता बेल पर ज्यों का त्यों लगा हुआ था। रात होते ही तेज हवा फिर से चलने लगी और बारिश भी बहुत ज़ोरों से होने लगी थी। सवेरा होते ही झांसी ने फिर सू से कहा, खिड़की का पर्दा हटा दो। सू ने जब पर्दा हटाया तो झांसी ने देखा कि अंगूर की बेल पर लगा एकमात्र पत्ता अभी तक ज्यों का त्यों लगा है। झांसी बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रही। जब उसने सू को आवाज़ लगाई, सू उसके लिए रसोई घर में शोरबा बना रही थी। झांसी ने कहा, सू मैं बहुत ख़राब लड़की हूँ। पता नहीं क्या कारण है कि वह आखिरी पत्ता अब तक बेल से लगा हुआ है। अब मैं जान गई हूँ कि मरने की इच्छा करना बुरी बात है। अब तुम मेरे लिए शोरबा और दूध ले आओ और मेरे लिए एक शीशा ले आओ। फिर मैं पलंग पर कुछ तकिए लगा दूँ ताकि मैं बैठकर तुम्हें शोरबा बनाते हुए देख सकूँ। कुछ घंटों बाद झांसी ने कहा, सू किसी दिन मैं नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाऊंगी। दोपहर के समय डॉक्टर झांसी को देखने आया। जब डॉक्टर ने उसे देखकर जाने लगा तो सू बहाना बनाकर डॉक्टर के पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गई। डॉक्टर ने सू का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब इसके बचने की उम्मीद बहुत है। ठीक से देखभाल करने से तुम इसे बचाने में सफल हो जाओगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे नीचे जाकर दूसरे मरीज को देखना है। तुम्हारे इस मकान की निचली मंजिल पर बहरमन नाम का जो कलाकार रहता है, उसे भी निमोनिया हो गया है। वह बूढ़ा व्यक्ति है और रोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आज उसे अस्पताल ले जाया जाएगा।
अगले दिन डॉक्टर फिर आया। उसने झांसी की जांच करने के बाद सू से कहा, अब झांसी खतरे से बाहर है। तुम्हारी सेवा व देखभाल से वह ठीक हो गई है। उसी दिन दोपहर को सू झांसी के बिस्तर के पास जाकर बैठ गई और स्कार्फ बुनने लगी। उसने अपनी एक बांह झांसी के गिर्द लपेटते हुए कहा, झांसी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बहरमन की अस्पताल में आज निमोनिया के कारण मौत हो गई। वह केवल 2 दिन पहले ही बीमार हुआ था। चौकीदारों ने परसों सुबह बहरमन को दर्द से छटपटाते देखा था। उसके जूते व कपड़े गीले थे। लोगों को पता नहीं लगा कि वह सारी रात कहाँ रहा और कैसे इतना भीग गया। लेकिन आज सुबह चौकीदारों के बरामदे में एक लालटेन और एक सीढ़ी मिली और एक प्लेट भी मिली जिसमें हरा और पीला रंग लगा था। इसके अलावा कुछ ब्रश भी मिले। तुम खिड़की के बाहर लटकी अंगूर की बेल पर लगे आखिरी पत्ते को जरा ध्यान से देखो। क्या यह देखकर तुम्हें हैरानी नहीं होती कि इतनी तेज हवा के बावजूद यह पत्ता क्यों नहीं हिला, क्यों नहीं कँपकँपाया? एक ठंडी सांस भरकर सू ने बताया, ओह झांसी, यह बहरमन की अनोखी कलाकृति है। शायद यही वह कलाकृति है जिसे वह वर्षों से बनाने की सोच रहा था। जिस रात आखिरी पत्ता गिर गया था, उसी रात को बहरमन ने तेज हवा और मूसलाधार बारिश के बावजूद सारी रात जागकर बड़ी मेहनत से तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए बिल्कुल असली लगने वाला यह पत्ता बनाया था।